अंदर तक जाएगा, अंदर तक इंस्पायर करेगा। बेड में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता, उधर से मर जाते हैं सीधे ऊपर। तुम हो भाई वो जो जिसके सर्जरी में मैं था, जिसको मैंने एडमिट किया था, इतना बड़ा ट्यूमर, जाने के टाइम पे कुछ नहीं है भाई, घंटा, उनको कुछ नहीं आता है, बुद्धू है वो। हाय फ्रेंड्स, तो क्या चल रहा है भाई? तो आज जो है मेरा Q&A सेशन का पहला वीडियो होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो आगे देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाल बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो आगे देखते रहिए, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ऐसे वीडियो मैं बना सकता हूँ जो 2020 है, अभी ख़त्म होने वाला है। तो मैंने जो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उसका अभी करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मतलब सीरियसली 1 महीने से ज़्यादा हो गया या करीब 1.5 महीने जैसा हो गया है। अभी तक जो ये मेरे वीडियो बना रहा हूँ 29 दिसंबर रात को, तब तक मेरे पास जो है मेरे चैनल में 131 सब्सक्राइबर्स हैं। ये आप लोगों का ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा फीडबैक है, ढेर सारा बहुत सारा कमेंट जो अभी नया नया मुझे मिला है, उसमें से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत आइडिया मिलता है अगले वीडियोस का टॉपिक क्या हो सकता है। अभी क्या हो रहा है कि मैं जो आजकल हॉस्पिटल में जाता हूँ, मेरा कोलीग्स, मेरा जूनियर्स या तो दूसरा डिपार्टमेंट के लोग या तो नर्सिंग स्टाफ्स मुझे ऐसा मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो डिफरेंट है, अच्छा लगते हैं। हम लोग भी देखते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। तुम्हारा वीडियो मेकिंग टैलेंट जो है वो थोड़ा, उसका भी स्किल अच्छा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग दैट, आई एम ऑल्सो फीलिंग रियली ग्रेट। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ये जो है अवेयरनेस मेडिकल कोरिलेशन, अपना जो न्यूरोसर्जरी की रेजिडेंसी है ऑलरेडी हेक्टिक कितना है, उसके ऊपर पढ़ाई करना होता है, उसके ऊपर बहुत सारा काम करते रहना होता है, तो उसके ऊपर से ये मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं है। इनिशियली मुझे ऐसा मतलब हेजिटेशन हो रहा था कि मैं क्या करूं, तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे ऐसा पर्सनली ईमेल कर रहे हैं या तो मैसेज कर रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं, डॉक्टर्स के बारे में, मेडिकल लाइफ के बारे में बहुत पता चल रहा है। तो वो सोच के लग रहा है कि ठीक है, मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए और भी इंटरेस्टिंग तरीके से, और भी अच्छे तरीके से, और भी मतलब एक रेगुलर प्लेटफॉर्म में से रेगुलर तरीके से मुझे वो एक आप लोगों के सामने लाना है। तो शायद बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप डॉक्टर को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, मेडिकल लाइफ को, नॉट ओनली फॉर द नॉन मेडिकल, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स और द डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स ओवर। तो ऐसा है कि अब मेडिकल कोरिलेशन का एक नया ऑप्शन जो है आ सकता है सब लोगों के सामने, जो भी है। तो Q&A सेशन का पहला सेशन है, तो उसका जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अभी तक चैनल में जितना भी कमेंट आए, फीडबैक आए हैं, मैं सब लोगों को इंडिविजुअली नाम लेके अप्रिशिएट करने वाला हूँ। शायद हर 1 महीने में या 2 महीने में जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उसका मैं अपडेट देता रहूँगा, और नया नया जो लेटेस्ट कमेंट्स हैं और लेटेस्ट फीडबैक्स हैं वो मेंशन करके आप लोगों को ऐसे Q&A सेशन में हर महीने में, हर 1-2 महीने में आपके सामने आऊँगा और बोलूँगा। देखते हैं, शायद मतलब मुझे पता है कि सब्सक्राइबर 131 इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं जब स्टार्ट किया था 0 सब्सक्राइबर थे, बहुत दिन तक, 10 दिन तक कुछ सब्सक्राइबर नहीं थे, तो मतलब 1 या 2 ही सब्सक्राइबर थे, अपना रिलेटिव्स थे, तो उससे ला के अभी 131 है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। शुरू करते हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स, कुछ जूनियर्स, अपना मेडिकल कॉलेज का बहुत सारा जूनियर्स हैं, कॉलेज से जो मैंने पहले अप्रिशिएट किए थे, तो दीप्तनु चक्रवर्ती, थैंक्स अलॉट भाई। संध्या, रोहन, थैंक्स अलॉट। अनु सिस्टर, एवन सिस्टर, थैंक्स अलॉट फॉर अप्रिशिएटिंग। शांतन मेरा दोस्त है, थैंक्स अलॉट भाई। एंड नेक्स्ट जो कमेंट है वो आया था शायन जाना से, वो मेडिकल स्टूडेंट लिखते हैं, दादा प्लीज़ मेक ए वीडियो एट लो लेवल अबाउट नीट एस्पिरेंट्स एंड ऑल अबाउट MBBS। ये मैंने कुछ Q&A जो है, क्वेश्चन एंड आंसर जो सेशन है आज का, वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं होगा। जो कोई भी तरह फीडबैक दिए हैं, जो कोई भी तरह कमेंट किए, या तो कुछ क्यूरियसिटीज़ था कि कैसे वीडियो बनाना है, किसके ऊपर बनाना है, उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ब्रीफली मैं यहाँ पर बोलूँगा। फर्स्ट सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो ये भाई बोलते हैं कि MBBS के बारे में, नीट एस्पिरेंट के बारे में बोलूँगा कि देखिए, आप दूसरा चैनल में बहुत सारा ऐसा डेडिकेटेड चैनल है जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए मतलब स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा मतलब डायरेक्टली स्टडी के साथ हेल्प करने वाला जो बात है वो एक कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा बात शायद नहीं करूँगा। यहाँ पे मोर ऑफ इट विल बी लाइक नो मेडिकल कोरिलेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, अवेयरनेस और प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। मतलब आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ, मतलब डे टू डे न्यूरोसर्जरी लाइफ के साथ, डे इन लाइफ वीडियो के साथ कैसे पेशेंट स्टोरी, पेशेंट का मैनेजमेंट या ऑपरेशन कैसे कनेक्ट करता हूँ। अभी तक मेरा जो आइडिया है ब्रेन के बारे में, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी के बारे में ज़्यादा है, और अभी भी पढ़ाई चल रहा है तो उसमें अपडेट हो रहा है, तो उसके ऊपर वीडियो बहुत आसानी से, बहुत रिलायबल तरीके से
आता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा टॉपिक में मैं वीडियो बना नहीं सकता या तो नहीं बनाऊंगा। तो आप लोग मुझे अगर रिक्वेस्ट करिए पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए कोरिलेशन, मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा जो रिसर्च के ऊपर बेस करके ऐसा करके आप लोगों को इंटरेस्टिंग तरीके से वो दिखाया जाए। तो मतलब ऐसा मतलब एक बोरिंग मोनोटोनस तरीके से वो नहीं होगा, तो एक डिफरेंट तरीके से ये होगा, वही चीज़ होगा। मतलब हमें अभी एनाटॉमी चेंज नहीं कर सकता, फिजियोलॉजी चेंज नहीं कर सकता, डिजीज़ खुद से नहीं बना सकता, लेकिन उसका कोरिलेट करके इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट ज़रूर कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई ज़रूर कर सकता हूँ। जहाँ तक बात है नीट एस्पिरेंट का, तो सेम चीज़, कोई सब्जेक्ट वाइज मैं शायद बात नहीं करूँगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में बेसिक चीज़ जो क्या है, उसके साथ नेचर लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है, वो चीज़ लाऊंगा। और उसको पूरा चीज़ के साथ मोटिवेशन कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट किया जा सकता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा। तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अनलाइक अदर वीडियोस तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट होगा आपका अंदर तक जाएगा, अंदर तक इंस्पायर करेगा आपको, ठीक है। अगला कमेंट किसका है भाई? करुणिया, थैंक्स अ लॉट। विजेंद्र रेड्डी इज़ न्यूरोलॉजी रेसिडेंट, थैंक्स अ लॉट भाई। एम के बॉट ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैं लास्ट में आता हूँ। डॉक्टर आशुतोष MBBS स्टूडेंट हैं BHU से, BHU बनारस से। वो पूछते हैं न्यूरो एनाटोमी का क्या इंपॉर्टेंस है। भाई न्यूरो एनाटोमी जो है, मतलब न्यूरो एनाटोमी नर्व रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड जो एनाटोमी है, वो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा न्यूरो सर्जरी का। न्यूरो एनाटोमी और न्यूरो फिजियोलॉजी अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो, किसी का भी स्ट्रॉन्ग हो, तो वहाँ पे आधा काम ख़त्म हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं आप रट्टा मारेंगे किताब से, कोई भी किताब से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये है शायद न्यूरो एनाटोमी, मतलब हम भी हर दिन पढ़ते हैं, हम भी हर दिन समझते हैं, एक केस देखते हैं सर्जरी कैसा हो रहा है, फिर से आके देखते हैं, ठीक है सर्जरी वाला ये 30% मुझे समझ नहीं आया, फिर से जाके एनाटोमी खोल के देखता हूँ, ठीक है अच्छा एनाटोमी का ऐसा रिलेशन है। तो एनाटोमी जो है, एनाटोमी का आप देखिए, अगर मैं आपका हाथ का बात करूँ इधर का एनाटोमी, इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशंस। तो उसके बारे में मैं बाद में कभी बात करूँगा। तो ये रिलेशन को रेस्पेक्ट करना, एनाटोमी का रेस्पेक्ट करना जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो है मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा अगर हम न्यूरो सर्जरी का न्यूरोलॉजी का बात करें तो, फॉलोड बाय फिजियोलॉजी। नेक्स्ट जो है ये भैया ने बहुत जो 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, हमारा नर्व्स होते हैं, वो भाई वो भी नाम मेंशन किए हैं इधर। KJ ने लिखा है हेलो ड्रॉप मैसेज, मुझे समझ नहीं आया भाई आपने क्या बोला। एंड यश ने बोला यू आर डूइंग ए वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग दैट कैन बी हेल्पफुल टू सो मेनी मैथ स्टूडेंट्स, कीप गोइंग सर। थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट कि मेरा एफर्ट जो है वो इसके ऊपर है कि इंटरेस्टिंग तरीके से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से हंसते खेलते आप लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए, जो नॉन मेडिकल्स है उसके साथ भी कनेक्ट किया जाए। जो है एक प्लेटफॉर्म, देखिए बहुत जगहों में मैंने देखा है कि आप कोई भी कोचिंग सेंटर वाला प्लेटफॉर्म है, कोई भी नीट एस्पिरेंट डेडिकेटेड जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वाला प्लेटफॉर्म है, वो ओनली फॉर मेडिकोस। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे डॉक्टर के साथ, मेडिकोस के साथ, नॉन मेडिकोस जो जनरल कॉमन लोग हैं उनके साथ वो कनेक्शन नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है। तो डॉक्टर्स मतलब जो रियल आइडिया है वो उनको नहीं मिल रहा है। सो ये एफर्ट जो है वो शायद मेनली उसको देखने के लिए भी है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना। अभी जो है मेरा मेन सबसे बड़ा सा कमेंट जो MK ने लिखा था, MK बॉट ने लिखा था, अप्रिशिएट किया नाइस वीडियो सर। उसके बाद उन्होंने बोला कि नाउ प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन आउटकम्स ऑफ न्यूरोसर्जरी। मतलब आउटकम क्या बोलूँ भाई आपको, पीपल से दैट न्यूरोसर्जरी आउटकम्स आर पोर। ओह अच्छा ऐसा है क्या, पता नहीं था भाई मुझे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट हैव टू लिव विथ लाइफ लॉन्ग डिजेबिलिटी, हो ओके, एंड मैनी पीपल डाई इवन आफ्टर सर्जन डूइंग देयर बेस्ट। सीरियसली ज़्यादा हो गया भाई। एंड कॉस्ट ऑफ द न्यूरोसर्जरी ऑल्सो हाई, ये तो दूसरा चीज़ है। एंड सो इवन मेनी प्रोफेसर ऑल्सो एनकरेज टू टेक लो रिस्क हाई वॉल्यूम सर्जिकल ब्रांचेस लाइक ऑर्थो, ऑप्शन गायनी, यूरो, गैस्ट्रो। हाँ देखिए यहाँ पे आपने 3 चीज़ बोला है, पर देखिए पहले तो आउटकम के बारे में बात की है कि आपने बोला कि बहुत लोग आपको बोलते हैं कि न्यूरोसर्जरी का आउटकम अच्छे नहीं है, डिजेबिलिटी ज़्यादा है, पैरालिसिस होकर पड़ा होता है बेड में, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है, उधर से मर जाते हैं सीधे ऊपर। तो मतलब हम जो कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब पेशेंट पड़ा रहेगा, पैरालिसिस रहेगा, कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या? आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ हो गया? तो ये इसलिए हो रहा है कि न्यूरोसर्जरी के बारे में
नॉन मेडिकोस तो क्या, कोई भी मेडिकोस को भी कुछ आइडिया नहीं है न्यूरोसर्जन क्या क्या करते हैं। वो लोग को ये लगता है कि हम लोग ट्रॉमा करते हैं ओनली। स्ट्रोक्स तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है हम स्ट्रोक का सर्जरी करते हैं, स्ट्रोक के ऊपर भी सर्जरी होता है, तो कोई आइडिया ही नहीं है न्यूरो सर्जरी के बारे में। ये चैनल के थ्रू मैं वो भी सिंप्लीफाई करने का जो है कोशिश बहुत रहेगा मेरा। तो आप देखिए सिंप्लीफाई करके मैं अभी तो ये समझाने का कोशिश करूँगा कि स्ट्रोक वाले जो हैं, ऑक्सीजन वाला स्ट्रोक हो या ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक हो, अगर ब्रेन में कुछ सिग्निफिकेंट डैमेज हो गया कि पेशेंट जो आया वो कोमाटोस कंडीशन में आया, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, ठीक है, पैरालिसिस हो गया है, तो उस कंडीशन से एक एल्डरली पेशेंट को 50, 60, 70 साल का पेशेंट को रिकवर होना बहुत 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 डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो सर्जरी होते हैं वो लाइफ सेविंग सर्जरी होते हैं, जीव जान बचाने के लिए सर्जरी होती है। उसका गोल पैरालिसिस को ठीक करना नहीं होता है, वो हो नहीं सकता। फिजियोथेरेपी से स्पास्टिसिटी कम होता है, टाइटनेस कम होता है, उसके बाद मेडिकेशन वो अलग सा चीज़ है, केयर करना ज़रूरी होता है। अगर ट्रॉमा की बात करें तो यंग पेशेंट में यूजुअली आउटकम अच्छे रहते हैं। मैंने ऐसे भी पेशेंट बहुत देखे हैं जो हम जब हॉस्पिटल में पहले आए थे, जब सर्जरी किए थे उससे पहले ऐसा था, पूरा कोमाटोस कंडीशन में था, कोई रेस्पॉन्स नहीं, पेन दिए थे मतलब ठीक से लोकलाइज भी नहीं कर, M5 भी नहीं था, M4 जैसा रेस्पॉन्स था। उसके बाद 6 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट आया, बात कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर में जा रहे हैं। लेकिन 1 साल बाद 1.5 साल बाद OPD में आया तो मैं पहचान नहीं पाया वो पेशेंट को। ऐसा बहुत बार हुआ है कि भाई तुम हो भाई, वो जो जिसके सर्जरी में मैं था, जिसको मैंने एडमिट किया था, जो मतलब पड़ा हुआ था बिस्तर में बहुत महीने तक। ही केम वॉकिंग, मतलब बात कर रहे हैं, बस लाफिंग, कोई समझ नहीं पा रहा है कि वही पेशेंट था, देखने में पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा भी बहुत बार होता है। वो जो मोमेंट्स आते हैं ना, जो देखते हैं वो पेशेंट था जो 4 महीना 5 महीना बिस्तर में पड़ा था, आज 1 साल मतलब 1.5 साल बाद चल के, पैदल चल के आ रहा है। ऐसा बंदा है कि बाइक लगा के भगा रहा है, बाइक को भाग के जा रहा है, तो पूरा नॉर्मल है। तो ऐसा भी होता है बहुत। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ऐसा होता है जिस पेशेंट में कोमोर्बिडिटीज़ ज़्यादा होता है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम और भी ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा होता है, उनका इंप्रूवमेंट का चांसेस बहुत कम, डिलेड जैसा रहता है। यंग पेशेंट में इंप्रूवमेंट का चांसेस ज़्यादा रहता है। डेफिनेटली डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द ब्रेन इंजरी, सीवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा। ये तो था ओनली इमरजेंसी। अगर इलेक्टिव न्यूरोसर्जरी की बात करें तो इलेक्टिव पेशेंट में पेशेंट आते हैं OPD में दिखाने के लिए, हम बोलते हैं भाई ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी है, ब्लड वेसल का सर्जरी है, करो। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% और उससे भी ज़्यादा टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। पेशेंट आते हैं, सर्जरी करते हैं, 2 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं। इतना बड़ा ट्यूमर, जाने के टाइम पे कुछ नहीं है, फॉलोअप में कुछ ट्यूमर रिकरेंट नहीं हो रहा है। ऐसा ही मैक्सिमम टाइम होता है। स्पाइन का पेशेंट आते हैं जो डिस्क लेके, जो जिसका वीकनेस होता है, बहुत सीवियर पेन रहता है, सर्जरी के बाद पेन खत्म हो जाता है, जो भी थोड़ा बचा खुचा रहता है वो दवाई के साथ अगले 1-2 महीने में ठीक हो जाता है। तो वो आप कोई देख नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं देख रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है। जो आप लोग को ऐसा बोल रहे हैं कि आउटकम अच्छा नहीं है, डिजेबिलिटी ज़्यादा है, हाँ डेथ ज़्यादा हो जाते हैं, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाता है, भाई घंटा, उनको कुछ नहीं आता है, बुद्धू है वो, कुछ नहीं आता। जो भी आपको बोल रहे हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल क्या है, अंदर चल क्या रहा है। भाई हम लोग को तो उसका रिसर्च न्यूरोसर्जरी के ऊपर इतना मतलब तब चल रहा है ना, हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि ब्रेन के अंदर में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर रिसर्च ज़्यादा हो रहा है, कैसे पहुंचना है। हर दिन जो है नया नया इन्वेंशंस होते रहते हैं, कोरिलेशंस होते रहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है, सर्जिकल टेक्निक्स डेवलप होते हैं। तो ये बहुत डायनामिक फील्ड है भाई। हमको ठीक से पता नहीं तो उनको कैसे पता होगा, ठीक है ना। तो वो हो गया आउटकम। दूसरा चीज़ क्या था, कॉस्ट की बात की है तो ज़्यादा कॉस्ट है, वो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा तो कॉस्ट कम ही रहेगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाएगा तो कॉस्ट थोड़ा हायर साइड में रहेगा। उसका अलग अलग कारण है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सर्जरी को डिपेंड करता है, कितना घंटे का सर्जरी उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना हाई रिस्क सर्जरी उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना कॉम्बाइंड सर्जरी है, 2, 3, 4 डिपार्टमेंट वाला कॉम्बाइंड वाला सर्जरी, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर मैं सिंगल कमेंट नहीं कर सकता। तीसरा चीज़ जो है हाई रिस्क लो वॉल्यूम, लो रिस्क हाई वॉल्यूम। आप बोल रहे हो कि न्यूरो सर्जरी जो है पेशेंट कम आते हैं, रिस्क ज़्यादा है। ऑर्थोपेडिक्स डेफिनेटली पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, रिस्क कम है। तो अपना अपना प्रेफरेंसेस हैं। जो आपने देखा होगा स्कैन 1992 में हर्षद मेहता बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, तो उसका आपका परसेप्शन अलग होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने अभी ऐसा करके तो नहीं लिया कि रिस्क ज़्यादा है, मुझे अच्छा लगता है कि क्या उसमें ज़्यादा ले लिया, ऐसा नहीं। जो भी न्यूरोसर्जन है मुझे ऐसा लगता है कि दे लव इट बिकॉज दे लाइक
डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द फाइन स्किल्स, माइक्रोस्कोपिक वर्क, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है। मुझे फ़ोटोग्राफी अच्छा लगता है। फ़ोटोग्राफी का एक जो बैकग्राउंड था, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। मैं अगले वीडियो में बात करूँगा कि इसके साथ कैसे मैं कोरिलेट करता हूँ। तो माइक्रोस्कोपिक जो वर्क है, जो न्यूरो सर्जरी का फाइन स्किल वाला वर्क है, जो उसका डिसीजन मेकिंग है, पेशेंट देखना है, इतना लाइफ एंड डेथ का खेल रहता है उसमें, अजीब सा है। मतलब मुझे जो है न्यूरो सर्जरी जो है, इट इज़ टीचिंग मी लाइफ। बेसिकली न्यूरो सर्जरी एवरी डे इज़ टीचिंग मी लाइफ। ऐसा बहुत मतलब फेमस न्यूरो सर्जन्स ऐसा बोलते हैं कि द मोमेंट यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट डूइंग सम प्रोसीजर्स, द नेक्स्ट मोमेंट यू आर गोइंग टू डू सम मिस्टेक। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई ऐसा ग्रांटेड लेके नहीं बैठ सकता है कि अरे भाई मैंने ये प्रोसीजर जो है 10 बार, 20 बार, 30 बार कर लिया तो मैं उसको मास्टर हो गया न्यूरो सर्जरी में। ब्रेन का वो वाला सर्जरी में मास्टर कुछ हो ही नहीं सकता। अगला पेशेंट जो आएगा ना, उसमें आपका कुछ हो जाएगा। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन दिस ब्रांच। दैट इज़ फैसिनेटिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट आई फील एज ऑफ नाउ। बहुत सारा ऐसा है जो मेरा बहुत सारा परसेप्शन को चेंज किए है। मुझे ऐसा पुश किए हैं ऐसे सोचने में कि मैं इसको कैसे डिफरेंट तरीके से सोच सकता हूँ। सो इट इज़ टोटली डिफरेंट, अनलाइक मेडिसिन, अनलाइक डर्मेटोलॉजी, अनलाइक ऑर्थोपेडिक, जहाँ पे शायद मैं कॉमेंट नहीं करना चाहता। लो रिस्क हाई रिस्क का बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। तो आप कोई भी चीज़ हाई रिस्क लो रिस्क के ऊपर बेच करके डिसाइड मत करिए, गुड और बैड के ऊपर डिसाइड मत करिए। आप प्रैक्टिकलिटी देखिए, वो लोग क्या करते हैं, जाइए देखिए, काम देखिए, 2-3 महीने वहाँ पे देखिए। किसी जो न्यूरो सर्जरी रेसिडेंसी कर रहे मेरे जैसा बेकार बंदे से पूछिए कि हो क्या रहा है इसमें, तो आपको पता चलेगा कि आइडिया चलेगा आपका। अगर आपका पेशेंट है, अगर आप वो करना चाहते हैं आप करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर ओनली ऐसा कमेंट के ऊपर बेस करके जो नहीं कर रहे हैं डिसाइड मत करिए कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। हाँ, जो उनका 4th पॉइंट है भैया का, MK Bot, दिस पॉइंट इज़ रियली वेरी नाइस दैट वायलेंस और लिटिगेशन का बात आ रहा है। बोल रहे हैं कि वायलेंस ज़्यादा है मेरे से। भैया एक चीज़ तो बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस उसमें डिफरेंट हो सकते हैं। मेरा जो है कि देखिए, हमको जो पेशेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रॉमा सर्जरी, स्ट्रोक सर्जरी पेशेंट जो आते हैं उसका कोमाटोस कंडीशन में रहते हैं, बहुत पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उसका बहुत टेंशन में रहते हैं पेशेंट लोग। अगर डॉक्टर्स को खुद पता नहीं है, मैं वही बोल रहा था, अगर आप कोई प्रोफेसर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, तो मतलब उन लोगों को पता नहीं है कि न्यूरो सर्जरी में क्या हो रहा है, उसका आउटकम क्या है। तो एक नॉन मेडिकल जो बंदा इतना स्ट्रेस में है, इतना स्ट्रेस में आके बोल रहे हैं, तो उनको कैसे पता होगा? तो नॉन मेडिकल वाला बंदे को कैसे पता होगा कि उसका आउटकम क्या हो सकते हैं? तो उसमें मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन है पेशेंट और डॉक्टर का, जो एक कनेक्ट है पेशेंट और डॉक्टर का, जो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत ही मतलब क्लीन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आता है ER में, इमरजेंसी में, जिसमें मैं सर्जरी में जाने वाला हूँ, अभी मुझे सर्जरी के लिए शिफ्ट करना है, तो मुझे मेरा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बोलना कि कंडीशन क्या है, कितना सीवियर है, कितना अर्जेंटली सर्जरी करना है, क्या कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटकम क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि मैंने दिमाग का जो है बोन खोल दिया और बोला कि हाँ सर्जरी के बाद इमीडिएटली ठीक हो जाएगा, कल ही ठीक हो जाएगा, पूरा परसों ठीक हो जाएगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि सर्जरी ही हो रहा है, लाइफ सेविंग सर्जरी इमरजेंसी में, तो उसमें जो है उसका टाइम लगता है। कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि उसका आउटकम क्या होना है। तो अगर कम्युनिकेशन पेशेंट रिलेटिव के साथ डॉक्टर्स का कम्युनिकेशन अच्छा है, तो जो वायलेंस का फैक्टर है बहुत कम हो जाता है। सेम गोज़ फॉर द इलेक्टिव केसेस ऑल्सो। अगर कोई पेशेंट OPD में आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, तो उसका सर्जिकल या तो मेडिकल ऑप्शंस क्या क्या है, अभी सर्जरी करना है, कितना दिन बाद करना है, क्या रिस्क हो सकता है, कितना परसेंटेज होना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इलेक्टिव केसेस में रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, और अगर रिस्क होता है तो पर्टिकुलर रिस्क का चांसेस ज़्यादा होता है। तो 2% 5% चांस है रिस्क होने का, या तो 10% 15% चांस है। कितना भी रिस्क है वो ठीक से एक्सप्लेन करना है। और जो पेशेंट पार्टी को ऐसा एक फील होना है कि ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट कि वही डॉक्टर से सर्जरी करना है, डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं ठीक है। अगर कोई चाहता है तो वैलिडेट करना वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर कम्युनिकेशन ठीक है तो वो वायलेंस का फैक्टर, लिटिगेशन का फैक्टर जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। ये न्यूरो सर्जरी के बारे में नहीं, सब डिपार्टमेंट के बारे में, सब सर्जरी के बारे में, सब ब्रांच के बारे में बात ये सेम है। तो थोड़ा टाइम लेना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन करते करते पूरा दिन बीत गया और सर्जरी नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। दोनों मैनेज करके, बैलेंस करके करना चाहिए, तब ये ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, बहुत लोगों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए, उसका बेल आइकन जो है उसके बगल में वो भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
तो 2021 आ रहे हैं, हम लोग 2020 के बाद एक नया साल को नए अंदाज से देखेंगे। बहुत सारा वीडियोस मेरे तरफ से रेगुलरली आते रहेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, वो तो मैं आपको प्रॉमिस कर ही सकता हूँ। तो आप लोग शेयर करिए ये चैनल का पेज को बहुत लोगों के साथ, और रेगुलरली फ्री में आपको बहुत अच्छा वैल्यूएबल चीज़ें का अपडेट मिलते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ बोलना तो मैं भूल ही गया हूँ, क्योंकि 2020 के बाद तो 2021 आ रहा है, तो ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन आपका क्या है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद कोरोना वायरस के चक्कर में आपको हेल्थ का इम्पोर्टेंस जो है आपको पता चल ही गया होगा, डॉक्टर्स का इम्पोर्टेंस जो है आपको पता चल ही गया होगा। एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है हेल्थ केयर सेक्टर, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ्स के लिए, जो भी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं सभी के लिए। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ 2021 जो है सबके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा, बहुत ही सेफ़ रहेगा। तो कोरोना वायरस जो है वो जल्द से जल्द जाए, हम लोग वही एक उसके बाद एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है उसके बारे में आप लिखिए। और मेडिकल कोरिलेशन जो है न्यूरो सर्जरी के बारे में आपका कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ पूछना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी वीडियो के ऊपर आप लिख सकते हैं। तो वो मुझे भी बहुत उससे फ़ायदा होगा, मुझे आइडियाज़ मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए भी फ़ायदा ये होगा कि मैं सिंपल करके बहुत आसानी से वो आपको प्रेजेंट करने का बहुत कोशिश करूँगा। आप मेडिकल्स हो, नॉन मेडिकल्स हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल एस्पिरेंट हो, कोई भी हो आप, मैं हेल्प करने का 100% 200% कोशिश ज़रूर करूँगा, ये एक वादा मैं दे सकता हूँ। अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, हेल्थी रहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।